ओके सो वेलकम बैक गाइस। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट एंजियोफाइब्रोमा। उसको हमने स्टार्ट किया था कि वो किस तरह से प्रेजेंट करता है पेशेंट। इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ यंग बॉय, अराउंड 10 to 20 ईयर्स उसकी एज होती है और स्पॉन्टेनियस रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के साथ प्रेजेंट करता है और इसके अंदर बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और सीटी विद कॉन्ट्रास्ट नेक हेड का हमारा चॉइस होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसको पैल्पेट ज़्यादा नहीं करते। और इसके अलावा इसका जो स्प्रेड है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि एंटीरियर ये जाएगा नोज़ नेज़ोफेरिंग्स के अंदर, सुपीरियर डी स्फीनोइड साइनस में जा सकता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में एंटर हो सकता है, ऑर्बिट में जाके सारी नर्व्स को डैमेज कर सकता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व जो ऑर्बिट के होती हैं, ऑर्बिट के पीछे अगर एक्सटेंड हो जाए तो ऑर्बिट बाहर की तरफ प्रोटूट हो जाएगा, प्रोप्टोसिस हो सकती है। इसके अलावा जब लैटरली एक्सटेंड करता है तो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि नोज़ है उसके लैटरल साइड पे मैक्सिलरी साइनस पड़े होते हैं। तो ये ट्यूमर तो पीछे ना, नाक के पीछे, तो ये क्या करेगा, मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल को पुश करेगा और उसकी एंटीरियर बोइंग हो जाएगी। जब हम सीटी विद कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस होगा। इसे हम होलमैन मिलर साइन कहते हैं। फिर उसके अलावा ये आगे चीक के अंदर फर्दर आ सकता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये सारी इसकी एक्सटेंशंस है। अगर हम ब्रेन की तरफ जाएँ तो मिडल क्रेनियल फोसा में एंटीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ जा सकता है और ब्रेन में फोरामेन टेंडम के थ्रू एंटर होता है। इट कैन बी एक्स्ट्रा ड्यूरल, इट कैन बी इंट्राड्यूरल, इसकी एक्सटेंशंस होती हैं। और फिर उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर जो स्कल की एक विडियन कैनाल होती है, अगर ये इसके अंदर ट्यूमर चला जाए तो रिकरेंस कोज कर रहा होता है। अगर वहाँ पे चला जाए ऑप्टिक कियाज्म और डिस्टर्ब कर सकता है। नॉर्मली इसकी जो सारी ब्लड सप्लाई है वो आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, वेयर आज अगर ये बहुत इंट्राक्रेनियस का स्प्रेड हो गया तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी इसकी सप्लाई आ सकती है। ये एक्सटेंशन से सारी हमने बताई थी आपको कि नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरिंग्स, साइनसेस में जा सकते हैं। मैक्सिलरी साइनस सबसे इंपॉर्टेंट है, देन स्फीनोइड साइनस उसकी सुपीरियर एक्सटेंशन में जा सकते हैं, और एथमोइड साइनसेस वो नोज़ के ऊपर होते हैं, वहाँ पे भी ये ट्यूमर स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा ऑर्बिट, क्रेनियल कैविटी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड मिडल क्रेनियल फोसा। फिर उसके अलावा इस वीडियो में मेन चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है कि आपको पेपर में क्या आएगा। पेपर के हिसाब से पिछला तो आपका वो सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी ना, अब आपको पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि एक मेल है, 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है, ही प्रेजेंटेड टू यू विद द रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस। अब आप इसकी बताएं, इसका डायग्नोसिस बताएं और किस तरह से आप डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे और फिर इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो आप डायग्नोस तो कर लेंगे सिनेरियो को। फिर अगली बात ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन आए ना, मैनेज कैसे करेंगे लेट्स से, तो पेशेंट को मैनेज करने के लिए आपको पूरी बात लिखनी होती है कि हिस्ट्री में क्या आएगा, एग्जामिनेशन में क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, ट्रीटमेंट में क्या आएगा। मैनेजमेंट में आप सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं लिखते। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या पेशेंट बताएगा। सबसे पहले एज उसकी होगी, ये आपको काफ़ी दफ़ा बात करी हमने, 10 to 20 ईयर्स होगा। और उसके अलावा मेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है, बॉयज़ के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज दिस ट्यूमर इज़ टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट। फिर दूसरे नंबर पे इसके सिम्टम्स। अब देखिए ये नोज़ है, नोज़ के पीछे एक ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स इसके आएंगे वो इस तरह के होंगे, जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। पहली बात तो ये कि ये ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है। तो जब ये ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है तो इसकी जो है ब्लीडिंग सबसे पहली कंप्लेंट होगी। तो क्या है कि प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस होगी, ये पहली बात है। ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है। फिर अब इतनी ज़्यादा एपिस्टेक्सिस हो रही है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट एनीमिक होगा। फिर उसके अलावा ये सिम्टम्स वहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स कोज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कराएगा। और जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, डी नेज़ल स्पीच होती है। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ सारे सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, डी नेज़ल स्पीच एंड ऑल दैट। सो बेसिकली सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो एंजियोफाइब्रोमा है उसके नेज़ल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। एपिस्टेक्सिस, रिकरेंट एंड प्रोफ्यूज, देन वी हैव नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से डिस्चार्ज होगा, डी नेज़ल स्पीच होगी, और ये साइनोसाइटिस वगैरह भी कोज करा सकता है। देन अब नेज़ोफेरिंग्स के अंदर आपको पता है कि एक चीज़ नेज़ोफेरिंग्स है, ये नोज़ है उसके पीछे नेज़ोफेरिंग्स है, वहाँ पे एक ट्यूमर है। तो नेज़ोफेरिंग्स की लैटरल वॉल में क्या होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। तो पूरा नेज़ोफेरिंग्स अगर ब्लॉक हो गया तो यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा और ओएमई, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाएगी। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्शन होती है बिटवीन मिडल ईयर एंड नेज़ोफेरिंग्स। जैसे दिस इज मिडल ईयर और ये नेज़ोफेरिंग्स है, तो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब। अगर ये सारा ब्लॉक हो जाएगा तो मिडल एयर का सारा फ्लूइड यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसको हम ओएमई कह देते हैं, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। यानी कि यहाँ पे एक स्टीराइल फ्लूइड है, इन्फेक्शन नहीं है लेकिन बस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। तो उस बंदे को जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बोन्स वाला सारा पार्ट है तो वो साउंड कंडक्ट नहीं होगी, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। तो नेजल सिम्टम्स कर लिए, ऑटोलॉजिक सिम्टम्स कर लिए, ऑटोलॉजिक सिम्टम्स कर लिए। अब तीसरे जो सिम्टम्स हैं बाकी जो दो बचे हैं, ऑफ्थेल्मोन्यूरोलॉजिक एंड फेशियल सिम्टम्स।
ये सिम्टम्स आर रिलेटेड टू बेसिकली द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। ये तब आएंगे जब ट्यूमर जितना ज़्यादा स्प्रेड करता जाएगा उसके हिसाब से आएंगे। अब देखिए ट्यूमर अगर अपवर्ड जा रहा है या अपवर्ड और मीडियली की तरफ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर आ गया, ठीक है, तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अब जब ये आई के अंदर जाएगा ना, तो आई के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि आई के अंदर कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। अगर आप सेंसरी नर्व की बात करें तो सेकंड नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, ये आई की यानी लाइट आंखों में जिस नर्व से आप सेंस करते हो वो सेकंड नर्व होती है। उसके अलावा क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6, ये तीनों जो आपकी नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स करती हैं। जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं आपको पता है कि सारे थर्ड से सप्लाई करते हैं, वेयर जो LR6 होता है लैटरल रेक्टस उसको 6 क्रेनियल नर्व करती है, SO4 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व करती है। तो ये मोटर सप्लाई ये होती है आई की इन 3 नर्व्स के थ्रू, और ये सेंसरी सप्लाई होती है। तो बेसिकली ये वाला जो ट्यूमर है ये आई की सेंसरी और मोटर दोनों को ख़राब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो किस नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है। और इसके अलावा प्रोप्टोसिस भी हो सकती है कि अगर ये ट्यूमर एक्सटेंड करके ऑर्बिट के पीछे चला गया तो ऑर्बिट बाहर की तरफ निकल आएगा, तो ये पेशेंट प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑफ्थेल्मोन्यूरोलॉजिक में क्या है, प्रोप्टोसिस है, डिप्लोपिया है, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, सेकेंड नर्व, थर्ड, फोर्थ एंड 6 नर्व्स। ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितना एक्सटेंड करके उसकी बेसिस पर। अगर सेकेंड इन्वॉल्व होगी तो उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, 3, 4, 6 होगी तो उसकी आई मूव नहीं करेगी, पैरालिसिस हो जाएगा, और प्रोप्टोसिस होगी अगर ट्यूमर आंखों के पीछे चला जाए। फिर उसके अलावा आगे बात आ जाती है फेशियल सिम्टम्स की। फेशियल सिम्टम्स के अंदर अब एक उसके नोज़ के पीछे एक ट्यूमर पड़ा हुआ है, नोज़ भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा इस तरह का। एथमोइड पॉलिप भी हो ना तब भी नोज़ काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो ब्रॉडनिंग ऑफ नेज़ल ब्रिज हो जाएगी। और चीक के अगर पीछे आ गया वहाँ स्वेलिंग होगी, आंखों के पीछे प्रोप्टोसिस, तो इस तरह की उसकी फेस होगी, फ्रॉग लाइक डिफॉर्मिटी के तौर पर ये प्रेजेंट कर सकता है। ये लास्ट स्टेजेस में ट्यूमर बहुत ज़्यादा जब एक्सटेंड कर गया तब ये चीज़ें आती हैं। मेन बात क्या है कि ट्यूमर प्रेजेंट्स इन यंग बॉयज़, और 10 से 20 साल की उम्र है, लड़के हैं, और रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस। उसके अलावा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होंगे और ऑर्थोलॉजिक होंगे। अगर आंखों की तरफ चला गया तो प्रोप्टोसिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6 नर्व्स एंड फेस के अंदर सिम्टम्स आएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये आपको ये सारी बातें कब पता चलेंगी, हिस्ट्री के अंदर। फिर आपके पास पेशेंट है, उसने आपको बताया कि जी मेरा ये मसला है, मुझे ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, मुझे नेज़ल डिस्चार्ज है, हर 2-3 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मुझे सुनाई नहीं सही देता, थोड़ी सी उसकी ब्लाइंडनेस का भी थोड़ी उसकी विजन लॉस भी हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स वो आपको बताता है। तो आप क्या करेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें बातें क्या याद रखनी, बायोप्सी नहीं करानी, कोई भी ब्लीडिंग मैस है उसकी आपने बायोप्सी नहीं करानी। फिर उसके बाद आपने इसको पैल्पेट हाथ लगा के नहीं करना। इसके अंदर आप एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एंडोस्कोप डालेंगे, उसको सारा व्यू कर लेंगे। अच्छा, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक में हमें वो ट्यूमर दिखेगा, ये हम क्यों करें। अब हमारा बात ये है कि जब भी एंजियोफाइब्रोमा डायग्नोसिस बन गया हिस्ट्री पे, अब बात ये होती है कि इसकी ट्रीटमेंट में हमने करनी होती है सर्जरी। और सर्जरी के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है। ऐसा ना हो कि ना हम सर्जरी करें ट्यूमर अंदर का अंदर ही रह जाए। तो सर्जरी कौन सी करनी है, सर्जरी का प्रोसीजर क्या होगा, ये डिपेंड करता है ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है। तो डायग्नोसिस आपका बन गया, लेकिन अब ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए आपको ये एग्जामिनेशन और सारी इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है। तो एंडोस्कोप आपने डाल के देखा तो वहाँ पे एंजियोफाइब्रोमा किस तरह का नज़र आएगा, सिसाइल होगा, लोब्यूल्स बन सकते हैं, लोब्यूलेटेड हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, एक दो कोई ना को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो अगर किया हो तो वो ओरोफेरिंग्स और इस तरह की चीज़ों में जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी फर्म होगी, लेकिन आपने फिर भी उसको हाथ लगा के कंसिस्टेंसी नहीं फील करनी, यानी जो बहुत कोई एक्सपीरियंस जो करे लेकिन वैसे कंसिस्टेंसी भी इसकी नहीं चेक करनी। तो ये बात एग्जामिनेशन बस इतनी सी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस देखिए मैं आपको बताया कि क्लिनिकल फीचर्स पे बनेगा, और मेनली एग्जामिनेशन पे भी इमेजिंग स्टडीज़, जो CT स्कैन आप कराएंगे उसके अंदर होल में मिलर साइन आएगा, उससे आप कराएंगे। फिर उसने कहा कि बायोप्सी अगर आपने करानी है, बायोप्सी नहीं करवाएंगे अवॉइड होगी। और इसके अलावा अगर बायोप्सी बहुत ही कोई ज़रूरी है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मेलिग्नेंट नहीं है, तो बायोप्सी जनरल एनेस्थीसिया के अंडर उसको OT में आप लेके जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में ब्लड अरेंज कराएंगे, और तब जाकर आप उसकी बायोप्सी करेंगे। नॉर्मल बैठे बिठाए बंदे की बायोप्सी नहीं कर सकते आप इस ट्यूमर में। ब्रेस्ट का कोई ट्यूमर इधर उधर हो, नॉर्मली बायोप्सी कर दी जाती है लोकल एनेस्थीसिया देके, जनरल नहीं देते। सो ये आपने बात कर ली एग्जामिनेशन की, हमने बात कर ली, और डायग्नोसिस कैसे इस्टेब्लिश करते हैं मैं आपको पहले बताया कि हम हिस्ट्री पर डायग्नोसिस कर लेते हैं इसका। बाकी जो इमेजिंग स्टडीज़ है वो सब वो कंफर्म करेंगे, डायग्नोसिस CT स्कैन कंफर्म करेगा, और फिर हम ट्रीटमेंट के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा इसके DDs क्या हो सकते हैं, DDs इसके पॉलिप हो सकता है, एंट्रोकोइनल पॉलिप, वो भी पीछे की तरफ ग्रो कर रहा होता है, तो आप उससे इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे तो सिम्टम्स जो है बहुत डिफ्रेंशिएटिंग होते हैं, बट स्टिल आपने जो है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि DDs क्या, हमने एज अ डॉक्टर माइंड थोड़ा खुला होना चाहिए ना, हम एक ही बात पे तो नहीं कंफर्म कर सकते, पेशेंट तो किसी तरह में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो DDs आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले
पहले तो ये वाले दोनों डीडीज़ आपने पक्के याद करने हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे? एंट्रोकोइनल पॉलिप हो सकता है, बिकॉज उसकी भी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि वो पीछे नेजोफेरिंक्स की तरफ ग्रो कर रहा होता है। और दूसरा एनलार्ज एडिनोइड्स, क्योंकि जब एडिनोइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके सिम्टम्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो एनलार्ज एडिनोइड्स और एसी पॉलिप, ये दोनों आपने डिफरेंशियल्स में रखने और इनको रूल आउट करना है कि अच्छा ये एक एडिनोइड्स नॉर्मली बहुत बच्चों के अंदर होंगे, एसी पॉलिप की अलग से हिस्ट्री वगैरह होती है, तो ये एसी पॉलिप के अंदर एलर्जी या इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी, वेराज एंजियोफाइब्रोमा के अंदर एज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो जेंडर उसको वो इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा और कोई ट्यूमर भी हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सबसे दो इंपॉर्टेंट यही है, एंट्रोकोइनल पॉलिप और एनलार्ज एडिनोइड्स। यहाँ पे वो वाला पॉलिप नहीं हो सकता, एथमोइडल पॉलिप नहीं हो सकता, बिकॉज वो बायलैटरल होते हैं, बड़ों में होते हैं, तो वो नहीं होगा एसी पॉलिप या एनलार्ज एडिनोइड्स। फिर उसके अलावा ऑल्फैक्टरी, ये बस आप नाम याद थोड़े से कर लेंगे। ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा भी हो सकता है कि कोई न्यूरोब्लास्टोमा जो एक्सटेंड यहाँ पे करे। रेब्डोमायोसार्कोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा की कोई कैपिलरी का उसके अगेंस्ट ट्यूमर बन गया, लेकिन ये कैपिलरी का ट्यूमर नहीं, एक डिफरेंट ट्यूमर है। ठीक है, हिमेंज एनजियो वट एवर जो भी, हीम एनजियो पेरिसाइटोमा, यस। तो ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर कोई एक पूछ रहे आपसे, आपको बताओ ये वाले दोनों आपको पक्की याद होने चाहिए, बाकियों के नाम बस थोड़े माइंड में रखने। एसी पॉलिप, एनलार्ज एडिनोइड्स, ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, लोब्यूलर कैपिलरी हेमेंजियोमा, हीम एनजियो पेरिसाइटोमा, तो ये वाली सारी चीज़ें। ना कमिंग टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, एंडोस्कोपी कराएंगे, पैल्पेशन नहीं करेंगे, सीसाइड लोब्यूलेटेड स्मूथ मास होगा, पिंकिश होगा, कंसिस्टेंसी फर्म होगी। एग्जामिनेशन भी बातें आ गई। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? 3 तरह के इन्वेस्टिगेशंस, सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट। अब ये भी बात है कि आप कॉन्ट्रास्ट कब कराते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट कब कराते हैं। बस आप इतना याद रख लें कि मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स में हम कॉन्ट्रास्ट ही करवाते हैं। जब स्टोन वगैरह होता है ना, तो तब हम नॉन कॉन्ट्रास्ट करा लेते हैं। इनकी भी डिटेल किसी और वीडियो में करेंगे। अभी बस इतना याद रखें कि आपने कॉन्ट्रास्ट कराना है। सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट हेड और नेक का, एमआरआई कराएंगे हेड और नेक का विद कॉन्ट्रास्ट, और डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा नहीं कराई जाती, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है कि आप देखें कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, इंटरनल की कोई ब्रांचेस तो नहीं आ रही, तो इसलिए ये आप कराते हो। तो सीटी में आपको क्या दिखेगा? कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ हेड इज़ नाउ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक, ये क्यों हम कराते हैं? ताकि आपको पता चल सके कि ट्यूमर का एक्सटेंट क्या है, बोन उसने डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें। सीटी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिखेगी? एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैग्जी साइनस, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंट्रल साइन या होरमैन मिलर साइन। ये पैथोग्नोमिक फॉर एंजियोफाइब्रोमा है। दिस इज द की पॉइंट। सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस हेड एंड नेक, इसमें होरमैन मिलर साइन आएगा, इसमें बोन की डिस्ट्रक्शन सारी एक्सटेंशन दिखेंगी। एमआरआई क्यों कराएंगे? एमआरआई आप सीटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे कि बेसिकली जो सीटी है ना, वो मेनली बोन का बता रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये याद रख लेना कि सीटी स्कैन बोन के बारे में आपको ज़्यादा बताता है कि बोन की रोजन्स है कि नहीं है, साइनसेस और उनकी सारी चीज़ें। वेरा जो एमआरआई है वो क्या बताता है? वो आपको सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बताता है कि सॉफ्ट टिश्यू में कितने एक्सटेंशन हैं, और क्रेनियल फोसा के अंदर के साइनस, ये सारी रीजन्स के अंदर अगर आपने देखना है तो एमआरआई कराएंगे। वेरा सीटी आप तब कराएंगे जब बोन की डिटेल्स देखनी। एमआरआई बस कॉम्प्लीमेंट करेगा, ब्रेन के अंदर उसके एक्सटेंशंस को देखेगा। फिर डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो आप ये कराते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस होती हैं। अगर कोई ट्यूमर बहुत ही बड़ा हो गया, ब्रेन में उसके एक्सटेंशन पहुंची हुई, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वेरा, बाकी सारी सूरतों में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी कंप्लीट होगी। बस एक जनरल सा ओवरव्यू देती हूँ कि हिस्ट्री में हमने बताया कि उसकी एज 10 to 20 ईयर्स मेल होगा, और किस तरह से प्रेजेंट करेगा? स्पॉन्टेनियस रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, नेजो ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स वाले हो सकते हैं। अपनी स्लाइड निकाल ही लेते हैं। और उसके अलावा एनीमिक होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा। कानों के अंदर उसको कंडक्टिव डेफनेस होगी, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाएगा। आंखों के अंदर 2nd, 3rd, 4th, 6th एंड 4 ये वाली सारी क्रीनियल नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, प्रोप्टोसिस, डिप्लोपिया, और फेशियल फीचर्स थोड़े डिस्टोर्टेड हो सकते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी आप कराएंगे, और फिर उसके बाद डीडीज हमने देख लिए, एसी पॉलिप और एडिनोइड्स एनलार्ज हो सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के अंदर सीटी, कंट्रास्ट, हेड एंड नेक कराएंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा? बोन के अंदर डिस्ट्रक्शन है कि नहीं, बोनी एक्सटेंशंस क्या हैं, और एंटीरियर बोइंग ऑफ मैग्जी साइनस होगा, इसे एंट्रल या होरमैन मिलर साइन कहते हैं। एमआरआई आप सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन उससे देख लेंगे कि कितने ब्रेन में वो वहाँ पहुँचे। और उसके अलावा अगर हमने देखना है कि किस ब्लड वेसल से इसकी आ रही है, तो हम डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कराएंगे। ये सब हमने कर लिया। ठीक है, एग्जामिनेशन,
ये 2-3 लफ्ज़ों की बात है। अगर आपको मैनेजमेंट आएगी तो आपने पहले हिस्ट्री के 2-3 पॉइंट्स लिख देने, फिर एग्जामिनेशन का लिख देना और फिर इन्वेस्टिगेशन लिख देनी, फिर आपने लिखना है। अच्छा, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन है ना, आपने सिर्फ CT स्कैन नहीं लिखना, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने MRI लिखा है ना, तो इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने पूरा लिखना है CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट एनहांस हेड एंड नेक। इस तरह MRI विद कॉन्ट्रास्ट हेड एंड नेक कि कहाँ का आप करा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कराने के नहीं कराना। ट्यूमर्स में विद कॉन्ट्रास्ट ही करवाते हैं। ओके, तो अब आगे बात आ जाए सर्जिकल एक्सीजन की, ट्रीटमेंट की इसकी। अब ट्रीटमेंट क्या है, कुछ ट्यूमर्स में हम ऐसा करते हैं कि रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, फला ये सब चीज़ें करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। सर्जिकल एक्सीजन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कभी कभार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि ट्यूमर को आप छोटा कर लें, साइज़ उसका कम कर लें या थोड़ा वेट कर लें, खुद ही छोटा हो जाएगा, फिर हम उसको निकाल दें। जैसे कि ग्लोमस ट्यूमर होता है, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि वेट कर लेते हैं। ग्लोमस ट्यूमर बल्कि अकूस्टिक न्यूरोमा, यस सॉरी अकूस्टिक न्यूरोमा होता है, उसमें हम कहते हैं वेट कर लें, उसका साइज़ कम होता रहता है और फिर आप उसकी एक्सीजन करें। इस केस में हम वेट नहीं करते। सर्जिकल एक्सीजन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसके साथ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वो सब कर सकते। और उसने कहा है कि ट्यूमर की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोई स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन नहीं होती है, साइज़ में बढ़ता ही है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं सर्जरी डिले कर लूँ, वेट कर लूँ, खुद ही ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होगा, वो मज़ीद ग्रो करेगा। सो देयर इज़ नो वेट एंड वॉच पॉलिसी। सर्जिकल एक्सीजन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं और स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन इसकी नहीं होती, इसलिए देयर इज़ नो वेट एंड वॉच पॉलिसी। यहाँ पे आगे मैंने बुक की भी पिक्चर लगा दी। सर्जिकल एक्सीजन होती है और देयर इज़ नो वेट एंड वॉच पॉलिसी। सर्जिकल अप्रोचेस डिपेंड कर दिया। हम एक ट्यूमर है जो सिर्फ नेजोफेरिंग्स में, उसमें सर्जरी डिफरेंट होगी। अब एक ट्यूमर है जो ब्रेन तक पहुंचा हुआ है, उसमें सर्जरी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का ट्यूमर है तो किस तरह की आप सर्जरी करें। सबसे पहले तो इन 8 नामों का आपने ना रट्टा लगा देना सीधा सीधा। तो मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ ताकि आपको उसमें हेल्प मिले थोड़ा रट्टा लगाने में, कि एक रट्टा नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट भी है लेकिन थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है। अब ये पैलेट है, ठीक है, पैलेट के आपको पता है कि पूरा हार्ड पैलेट जो है वो अलोंग क्या लेवल होता है उसका, ओरल और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। तो उस पैलेट के अलोंग जब आप इंसिजन लगाते हैं तो सबसे पहले ट्रांस पैलेटल अप्रोच, ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच, ये 8 नाम याद करने सबसे पहले तो, ठीक है। तो ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज़ अगर ट्यूमर एक्सटेंड कर रहा है तो ट्रांस पैलेटाइन को हमने सब लेबियल के साथ मिला देना, यानी 2 इंसिजन लगाएंगे, एक ट्रांस पैलेटाइन लगाएंगे और एक सब लेबियल लगाएंगे। और इस अप्रोच को हम कहते हैं सार्डानस अप्रोच। आगे ये डिटेल से देख लेते हैं। पहले ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच तब करनी है जब ट्यूमर सिर्फ नेजोफेरिंग्स के अंदर है, तो आप सिर्फ पैलेट को हम कट करेंगे, उसके नीचे से जाएंगे और वो ट्यूमर को निकाल लेंगे। तो अगर ट्यूमर सिर्फ नेजोफेरिंग्स में है तो ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच है। लेकिन अगर वो नेजोफेरिंग्स से निकल कर लैटरली जा रहा है, मैक्सिलरी साइनस को पीछे से कॉम्प्रेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सार्डानस अप्रोच करेंगे। ट्रांस पैलेटाइन प्लस सब लेबियल, इसको मिला के हमने क्या कर दिया, सार्डानस अप्रोच। फिर उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंशन हो गई है, मतलब एक्सटेंड कर रहा है लैटरली उसकी चीक और वो वहाँ पे जा रही है, तो फिर हमने थर्ड ऑपरेशन की तरफ आना है। ये मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नोज़ है और ये मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। तो नोज़ का लैटरल पोर्शन और मैक्सिलरी साइनस का मीडियल पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम इंसिजन लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ जाएंगे। तो क्या वो कह रहे हैं, लैटरल राइनोटमी, मीडियल मेजिलेक्टमी, यानी कि नोज़ का लैटरल पार्ट और मैक्सिलरी साइनस का मीडियल पार्ट, यहाँ से हमारी जो इंसिजन हो गया। अब इसमें एक फेशियल इंसिजन आप दे सकते हो, दूसरा डी ग्लविंग अप्रोच होती है कि पूरा अलोंग दैट के मसल वगैरह नहीं काटे, बस डी ग्लव कर दे स्किन को, ठीक है। तो ये पहली ऑप्शन होगी ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच। वो कब करेंगे, जब नेजोफेरिंग्स के अंदर ट्यूमर है। दूसरी अप्रोच है जब वो लैटरली जा रहा है तो आपने ट्रांस पैलेटाइन प्लस सब लेबियल कर देंगे, तो ये हो जाएगी सार्डानस अप्रोच। फिर अगर उसका लैटरल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लैटरल राइनोटमी प्लस मीडियल मेजिलेक्टमी। इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, विया फेशियल एक्सीजन या फिर विया डीप ग्लविंग टेक्निक्स। फिर उसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा एडवेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट टेक्निक है दैट इज़ एंडोस्कोपिक रिमूवल के। एंडोस्कोप डालो, कैमरा डालो, जितना नज़र आ रहा है उसको निकाल दो, तो एंडोस्कोपिक रिमूवल काफ़ी किया जाता है। और फिर उसके अलावा आगे चीक पर अगर ट्यूमर जा रहा है तो अलोंग द मैक्सिला आप ट्रांस मैक्सिलरी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी कर ली, 5 मैंने आपको नाम बता दी। ट्रांस मैक्सिलरी का एक और नाम है ली फोर्ट 1 टेक्निक। तो पहली वाली आपने याद रखनी है, अगर नेजोफेरिंग्स में है सिंपल है, ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच करो, दैट्स इट। अगर नेजोफेरिंग्स से लैटरल भागा हुआ है तो ट्रांस पैलेटाइन प्लस सब लेबियल, दिस इज नोन एज सार्डानस अप्रोच। थर्ड वन इज कि लैटरल राइनोटमी, यानी नाक का लैटरल है और मीडियल मेजिलेक्टमी,
थोड़ा सा वो पोर्शन किया, ये आप फेशियल इंसिजन भी कर सकते हैं और डी ग्लविंग अप्रोच भी कर सकते हैं। फोर्थ पे एंडोस्कोपिक रिमूवल। फिर पूरे मैक्सिरा की अगर हम बात करें, यानी ये नोज़ है और उसके साथ पूरी मैक्सिरा बोन होती है, पूरे अगेंस्ट उसके आपके ट्रांस मैक्सिलरी अप्रोच जिसे कहते हैं, ली फोर्ट 1 टेक्निक भी कहते हैं। और कभी बार हम इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच में, और फेशियल ट्रांसलोकेशन या वीज़ ऑपरेशन भी कहते हैं। दैन अगर नीचे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की तरफ जा रही है तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा अप्रोच, और ब्रेन की तरफ जा रही है तो इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच। ठीक है, अगर तो एक्स्ट्रा ड्यूरल है तो हम एक्स्ट्राक्रेनियल करेंगे, अंदर चलेगी तो इंट्राक्रेनियल करेंगे। अगर ब्रेन की तरफ चला गया तो हमें एक न्यूरोसर्जन भी चाहिए होगा। तो अगर मैं 8 सर्जरीज़ के नाम हम रिवाइज़ करें, सबसे पहले हमने क्या कर, द फर्स्ट वन इज़ अलॉन्ग द पैलेट। सबसे पहले आप लैटरल व्यू में देखो, ये नोज़ है, पीछे सारा नेज़ोफेरिंग्स है, नीचे हार्ड पैलेट है। तो अगर आपने डायरेक्ट नेज़ोफेरिंग्स में जाना है तो हार्ड पैलेट के थ्रू, ट्रांस पैलेटाइन अप्रोच के थ्रू आप नेज़ोफेरिंग्स में जाओगे, दैट्स इट। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रांस पैलेटाइन प्लस सबलेबियल, दैट इज़ सार्डानाज अप्रोच। दैन थर्ड पे हम कहाँ चले जाएंगे, नोज़ के लैटरली और जो मैक्सिलरी साइनस है उसके मीडियली, लैटरल एनाटॉमी और मीडियल मेसेलेक्टमी विया फेशियल इंसिजन और डी ग्लविंग अप्रोच। फिर एंडोस्कोपिक रिमूवल भी कर सकते हैं, ट्रांस मैक्सिलरी लीफोर्ट 1 ऑपरेशन कर सकते हैं, मैक्सिलरी स्विंग ऑपरेशन। मैक्सिलरी स्विंग कब तब करेंगे जब वो चीक वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगी। इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल फोसा। ठीक, तो ये सर्जरीज़ के नाम अच्छे से आप याद कर लें। फिर आगे चलते हैं, ट्रांसपैरेटन अप्रोच इज़ कन्फाइंड टू नेज़ोफेरिंग्स। ये तब करेंगे जब नेज़ोफेरिंग्स में, अगर लैटरली चला गया तो आप सार्डानास डाल देंगे। ठीक, फिर उसके बाद ट्रांस मैक्सिलरी अप्रोच उसने कब कहा है कि जब आपने ट्यूमर की बहुत ही वाइड एक्सेस करनी है, जब मैक्सिलरी साइनस के अंदर एथमोइड साइनस ये वाले सारे रीजन्स में चला जाएगा तो वो हमने कर लेनी है। अगर चीक और इंफ्राटेम्पोरल फोसा में चला गया तो फेशियल ट्रांसलोकेशन और वो वीज ऑपरेशन कर लेना। इसकी इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इसके बस नाम याद करने। अब ये थोड़ा सा देख लें, आपको बताया कि जो एंडोस्कोपिक है ना वो न्यू टेक्निक है, तो आजकल हर चीज़ में हम उसको ऐड करेंगे। नोज नेजोफेरिक्स में तो ट्रांसपैलेटाइन और एंडोस्कोपिक कर लेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिलरी एंट्रम थोड़ा लैटरली चला गया तो लैटरली में लैटरल एनाटॉमी मीडियल मेसेलेक्टमी ये वाली टेक्निक्स करेंगे। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में इंफ्राटेम्पोरल फोसा ऐड कर, पिछली वाली तो होंगी शायद वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक, अगर उसकी एक्सटेंशन चीक में चले गई है तो मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच करें। मैंने आपको पहले बताया कि जब चीक में जाएगा तो आपने मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच करनी है। इंट्राक्रेनियल है तो नीचे वाला पहले सारा रिमूव करेंगे लैटरल एनाटॉमी वगैरह करके, फिर ब्रेन वाली एक्सटेंशंस को रिमूव करेंगे। और अगर बिल्कुल ही ब्रेन के अंदर है, लाइक इंट्राड्यूरल है, तो हम रेडियोथेरेपी करेंगे और बाकी ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको इनका सर्जरीज़ का नाम एटलीस्ट आना चाहिए। इसका क्वेश्चन आ जाता होता है कि एंजियोफाइब्रोमा की ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें आपने ये 8 के 8 नाम याद रखने। ठीक है, ये वाले ट्रांसपैलेटाइन सबलेबियल सार्डानोजोम, लैटरल एनाटॉमी मीडियल मेसेलेक्टमी, एंडोस्कोपिक ट्रांस मैक्सिलरी स्विंग, इंफ्राटेम्पोरल इंट्राक्रेनियल एक्सट्राक्रेनियल। ये मैंने आपको बार बार रिवाइज इसलिए किया था कि आपको ये चीज़ें याद रहें। सही है। फिर उसके बाद अगर आप जो एंजियोफाइब्रोमा आपके पास पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसकी ट्रीटमेंट कर दी, सर्जरी कर दी कोई भी, अब वो दोबारा रिकरेंस के साथ आ गया। 35 केसेस में एंजियोफाइब्रोमा रिकरेंट है। ठीक है, इसका पूरा नाम जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा होता है। तो ये रिकरेंस हो जाती है इसकी 35 केसेस में, यानी आपने 100 पेशेंट ट्रीट किए, उनमें से 35 पेशेंट्स को दोबारा आ गए। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। आप पहली दफ़ा जो ट्यूमर हुआ तो उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, आपने फ़ौरन सर्जरी कर देनी। रिकरेंस हो गई है तो फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ट्यूमर में स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस, अगर वो नहीं करा तो दोबारा से सर्जरी करेंगे एंड थर्ड पे रेडिएशन देना शुरू कर देंगे। और रेडिएशन क्या करेगी, उसकी ब्लड सप्लाई रोकेगी और उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और रेडिएशन तब भी देते हैं जब इंट्राक्रेनियल अप्रोच हो। ठीक है, इंट्राक्रेनियल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडिएशन देंगे और सर्जरी स्पेशल एंडोस्कोपिक स्कल बेस्ड सर्जरी करेंगे। ये न्यूरोसर्जन आके कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी सर्जरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हमने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट के अंदर मैंने कहा कि हम फर्स्ट ट्यूमर के अंदर हमेशा सर्जरी करते हैं और कोई भी टेक्निक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर। फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर रिकरेंस होगी तो हम ऑब्जर्व करेंगे, रिवीजन सर्जरी करेंगे एंड रेडिएशन देंगे। फिर अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि रेडियोथेरेपी का क्या है, क्या असूल है उसके। रेडियोथेरेपी क्या है कि अगर तो ट्यूमर बहुत ही कोई इंट्राक्रेनियल चला गया तब हमने रेडियोथेरेपी देनी है। अब ड्यूरा मैटर के अंदर से हम ट्यूमर नहीं रिमूव करें, हम वहाँ पे रेडियोथेरेपी दे देंगे। और उसके अलावा अगर वो रिकरेंस हो गई तो ये 2 इंडिकेशंस हैं फॉर रेडियोथेरेपी। ठीक, अब रेडियोथेरेपी में बहुत, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फॉर ट्यूमर्स है हैविंग इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन, जिनकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई आना शुरू हो जाती है ना, फिर आप उनकी रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी कौन सी वाली करते हैं, स्पेशल रेडियोथेरेपी आई है IMRT, इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ये वाली आप रेडियोथेरेपी प्रेफर करते हैं। इसके अंदर
3000 to 3500 सेंटीग्रेड इतनी डोज होती है। 15 to 18 फ्रैक्शंस में हम 3 से 3.5 हफ्ते के अंदर उसको इतनी डोज देते हैं और उसकी रेडियोथेरेपी कर देते हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएट नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर ठीक होना शुरू हो जाता है। और रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एट्रोफिक राइनाइटिस हो सके, यानी नोज़ है उस वहाँ से हम रेडियोथेरेपी करें, नोज़ के थ्रू पीछे नेज़ोफेरिंग्स तक, तो उसका वो सारा एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकता है। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ बोन्स हो सकते हैं, या फिर ज़िंदगी में कभी और इस तरह एंजियोसार्कोमा ट्यूमर बन सकता है। तो ये वाली चीज़ें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर पहले सबसे हमने क्या डिस्कस किया, हमने सर्जरी को डिस्कस किया। सर्जरी की एक्सटेंशन की बेस पे सारे वो नाम किए। अगर लेट्स से चीक में होगा तो हम कौन सी अप्रोच करेंगे, हम मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच करेंगे। अगर नेज़ोफेरिंग्स में तो हम ट्रांसपैलेटाइन करेंगे। ब्रेन के अंदर है तो इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच करेंगे विद रेडियोथेरेपी। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अगर लैटरली बहुत ज़्यादा लैटरल एक्सटेंशन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, लैटरल एंड नॉट मेयर मीडियल मेसेक्टोमी। तो इस तरह से ठीक है। तो रेडियोथेरेपी ये मैंने आपको बताया सर्जरी का। दूसरे नंबर पे फिर ट्यूमर की रिकरेंस हो गया, इंट्राक्रेनियल चला गया, तो हमने रेडियोथेरेपी दे दी। कौन सी वाली रेडियोथेरेपी, IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। फिर ये दोनों ऑप्शंस हो गई, पेशेंट नहीं ठीक हो रहा। फिर अच्छा ये आपने याद रखना है कि कीमोथेरेपी लास्ट रिजोर्ट है। अगर आपने ऊपर कीमोथेरेपी लिख दिया, आमतौर पे हमारे माइंड में आता है कि ये ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी लिख दो, तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, कीमोथेरेपी लास्ट कोई ऑप्शन है, नहीं ठीक हो रहा, एग्रेसिव है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची, तो ये डॉक्सोरोबोसिन, विनक्रिस्टिन, डाकार्बोसिन, ये वाली ड्रग्स आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिजीज़ कह लो मज़ीद प्रोग्रेस नहीं करेगी और ट्यूमर थोड़ा बहुत कम साइज़ में हो जाएगा, सिम्टम्स थोड़े कम हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ट्यूमर टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर हम हार्मोन, एंड्रोजन ब्लॉकर्स, फ्लूटामाइड और इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हैं। इनका इतना कोई ख़ास रोल नहीं है। मेन जो चीज़ें हैं वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इसके ट्रीटमेंट के बिग पॉइंट्स हैं, कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको इसके मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाए, लाइक आपको सिनेरियो आया पेपर में कि यंग बॉय विद रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, बताएं इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बताएं। तो डायग्नोसिस आप कर लेंगे कि इसका डायग्नोसिस है एंजियोफाइब्रोमा। इसके मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में आप सबसे पहले लिखेंगे हिस्ट्री में वही पॉइंट्स लिख देंगे, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, यंग बॉय, फलां फलां, इस तरह की बातें। और फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पे एग्जामिनेशन लिखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, CT कंट्रास्ट, उसके अंदर होलमैन मिलर साइन का लाजमी लिखना है, MRI का लिखेंगे। देन आखिर में आप सर्जरी ऑप्शन लिखेंगे और फिर वो सारे 8 नाम लिखेंगे। अगर रेजिडुअल ट्यूमर आ गया, रिकरेंट ट्यूमर आ गया, तो फिर 3 ऑप्शन है। पहले ऑब्जर्व करेंगे, रेडियोथेरेपी देंगे एंड रिविजन सर्जरी कर सकते हैं। और फिर रेडियोथेरेपी की थोड़ी सी डिटेल्स आपने लिखनी है, कीमोथेरेपी की एंड हार्मोन ब्लॉक थेरेपी। सो दैट्स ऑल अबाउट एंजियोफाइब्रोमा। और आप इसकी सर्जरी के नाम अच्छे से याद कर लें।